तो भारतीय बाजारों के लिए एक ऐसा जंक्चर है जबकि ज़्यादातर सारे बड़े इवेंट्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ चुका है, जिसमें इलेक्शन का आउटकम आ चुका है, जिसमें बहुत सारे जो छोटी बड़ी कंपनियों के रिलेटेड इवेंट्स थे वो सब पूरे हो चुके हैं। और बड़ा इवेंट बचा है तो सिर्फ एक कि ट्रंप साहब कब फैसला लेंगे और टैरिफ के ऊपर क्या होगा। और इन सब के मद्देनज़र निफ्टी बैंक अपने रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। निफ्टी भी धीरे धीरे अपने हायर साइड पे ही कामकाज कर रहा है, लेकिन इस सिचुएशन को आगे कैसे देखा जाए, कहां पर दांव लगाएं, किनसे दूर रहें, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ देवेंद्र सर मौजूद हैं, जिनसे हम सालों से बातचीत कर रहे हैं। देवेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे वापस मुलाकात हो रही है। तो देवेंद्र सर, अच्छी चीज़ें भी हैं आज हम बात करने वाले हैं, तो बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ ये कि एज वी स्पीक निफ्टी बैंक अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सो निफ्टी बैंक की इतनी बढ़िया तेज़ी और बाजार के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो डीआईजी ला पा रहे हैं सो फार, इस स्ट्रेंथ को कैसे खेला जाए, एक। और दूसरा, वो लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी तब भी टैरिफ था और आज भी टैरिफ है, वो टैरिफ का इशू अब तक रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो ट्रंप साहब कुछ करेंगे भी, अब हम दिस इज द न्यू नॉर्मल जिसको हम एक्सेप्ट करके चल पड़े आगे? तो सुमित, सबसे पहले आपके साथ बात करने में मुझे काफी आनंद आता है। काफी टाइम से मैं आपके साथ में बात करता हूँ और आपके शो में आने के लिए मुझे इतना ही आनंद है जो पहले आता था। तो थैंक यू सर, शुक्रिया थैंक यू, थैंक यू। आपके शो में आने के लिए। आई थिंक डी ग्लोबलाइजेशन हैज हैपेंड, ऑलरेडी हो चुका है। साथ में डी डॉलराइजेशन भी हो चुका है। काफी हद तक लोकल करेंसी के अंदर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नाउ गोइंग टू बी ट्रांजैक्टिंग। तो अगले 10 साल के अंदर ये दोनों फैब्रिक जो बने थे ग्लोबलाइजेशन का और डॉलराइजेशन का, और डी ग्लोबलाइजेशन डी डॉलराइजेशन के माध्यम से अगले 10 साल में जाने वाला है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये रियलिटी है। उसके साथ में टैरिफ भी जोड़ लो, उसके साथ में कोई भी चीज जोड़ लो, आई थिंक ये रियलिटी है। उससे हम अभी बच नहीं सकते हैं। अगर हमें एक चीज के ऊपर ध्यान देना है तो इंडिया क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। हमने एक सिस्टमेटिकली जो हमारे कंट्री के अंदर जो एक फैब्रिक ले डाउन किया, जिसको हम इंडिया स्टेक बोलते हैं, वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जैसे हर कंट्री ने कुछ ना कुछ काम अपने इतिहास में किया है, हमारी कंट्री एक दूसरा एक अच्छा काम कर रही है। उन्होंने इंडिया स्टेक बनाया है। व्हाट इज इंडिया स्टेक? यूपीआई से पेमेंट, ओएनडीसी से ई कॉमर्स, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी से आपका डिजिटल ट्रांजैक्शंस फॉर द रूपी के अंदर ट्रेड सेटल करना, गति शक्ति के माध्यम से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से हिसाब से जुड़े हुए सब प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लाना, और सबसे बड़ी बात, ब्लेंडेड पावर कॉस्ट आप रिन्यूएबल के साथ में जोड़ते हो। उनका अगले 4 या 5 साल का जो एक जर्नी है, उसके अंदर हम उसको नीचे लाके करीबन 8 या 10 रुपया पर यूनिट जो आज कॉस्ट हम पे कर रहे हो, करीबन 5 रुपए के आसपास कॉस्ट नीचे आने जा रहा है। अगर हम ये सब चीज को जोड़ते हैं और उसके साथ में हम जो नई प्रक्रिया चालू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के माध्यम से या क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से या डेटा सेंटर की बात करें, तो ये सब चीज को हम सब ध्यान में रख के चले तो पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। करीबन मैं ऐसा समझता हूँ कि जो इंडिया स्टेक की हमने जो बात की, इन इटसेल्फ आई थिंक इफ यू काउंट ईच वन ऑफ देम, करीबन मेरे ख्याल से 1 to 1.25 ट्रिलियन डॉलर का सेविंग्स आ रहा है उसके अंदर से, अगले 3 या 5 साल के साथ में जोड़ के चले तो दैट मनी इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गेम चेंजर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप आज की तारीख में निफ्टी का 26,000 का लेवल देखते हो या निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई लेवल देखते हो, उसके अंदर प्रभावित होने जैसा कारण ये है कि हमने ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट हमें अभी मिलने शुरू हुए हैं और अभी अगले समय के अंदर और जोर से आएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो लेवल है इंडेक्स का, ये आगे ही बढ़ना है। फॉर्चुनेटली निफ्टी 50 स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन जिसको हम बेंचमार्क करके चलते हैं, उसके अंदर हमको काफी हद तक कंफर्ट अभी भी है। सो ओवरऑल आई थिंक द मार्केट एनवायरनमेंट रिमेंस वेरी पॉजिटिव। मैं समझता हूँ कि शुरुआत है, 2026 के पहले की एक शुरुआत है। आई थिंक यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी स्पीड के ऊपर जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो देवेंद्र सर, जो नंबर्स हम देख रहे हैं या जो नंबर्स को इकोनॉमी में दिख रहे हैं बदलाव होते हुए कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर, ये नंबर्स एफआईज क्यों नहीं देख रहे हैं? वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं और माल बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं? कोई भी एक साइन ऑफ रिलीफ नहीं आ रहा उनकी तरफ से, थैंक्स टू डीआई एंड म्यूचुअल फंड फ्लो जो बचा रहा है बाजार को। तो ऐसा क्या है जो वो हम देख रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं?
तो आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं आपको एक थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखाता हूँ उसके अंदर जी क्या सर। प्रॉब्लम है। जी। हम एफआईआई को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बोलते हैं, हम्म। हम कभी उसको फॉरेन पोर्टफोलियो ट्रेडर नहीं बोलते। हम्म। Today, most of the FPIs are traders in the market, not India alone, but globally. हम्म। क्योंकि उनका काम है कि जो एक्सेस लिक्विडिटी जो ग्लोबल सिस्टम के अंदर है उसको लेवरेज करके ज्यादातर ट्रेडिंग करते हैं। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस वॉल्यूम इज हैपनिंग थ्रू द ट्रेडिंग माध्यम। उसका एक इमीडिएट रिफ्लेक्शन है डेरिवेटिव मार्केट। हम्म। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप देख रहे हो कि सपोज हमारी जो इंडरलाइन कैश मार्केट है उसके सामने डेरिवेटिव मार्केट का टर्नओवर देखें तो करीबन 30 टाइम्स टू 40 टाइम्स के बीच में रहता है। हम्म। Which means that they are most hyper traded market, but other than equity, that is derivative. And this is being contributed by these people. अभी उनका कारण कारण ये है कि यहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। एक फंडामेंटल कारण ये है कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आया है 110 से डॉलर इंडेक्स नीचे आके 98 99 पे आया है तो डॉलर एज ए करेंसी घटी है। बट एट द सेम टाइम उसके सामने इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होने की जगह पे वो भी नीचे फॉल हुई है। 89 के आसपास रुपी है डॉलर के सामने। सो उनको जो करेंसी में जो मार पड़ हो रहा है उसके अंदर जो उसको एक चोट लग रही है तो उसके अंदर से आई थिंक दे आर बेसिकली विड्रॉइंग द करेंसी, दे आर नॉट विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया, दे आर विड्रॉइंग द करेंसी। हम्म। एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ऑल फेसिंग टुडे। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये पैसा वापस आने के लिए जब भी आपको एक रोड मैप क्लियर दिखेगा कि रूपी विल वंस अगेन गो बैक एंड स्टेबलाइज इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 85 ऑफ 86, जो डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है उसके अंदर रूपी स्टेबलाइज होता है तो अगेन आई थिंक यू विल सी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इनटू द मार्केट बट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो ये चीज को आप ध्यान में रखें, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम आ रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए पैसा ज्यादा आ रहे हैं। एंड दैट टू दिस मनी इज कमिंग लेवरेज फंड्स फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। सो ये थोड़ा चिंता का विषय है, दूसरी तरह से उसको बात कर सकते हैं। बट आपके कार्यक्रम के अंदर इतना ही पॉइंट में रखूंगा कि उसको ट्रेडर के तरीके से आप ट्रीट करिए, इन्वेस्टर के तरीके से मत ट्रीट करिए। ओके। तो देवेंद्र सर, जो परिभाषा पहले पीई की होती थी वो परिभाषा बढ़ के अब पीईजी की तरफ चली गई है। मिसाल के तौर पर एनवीडिया जैसी कंपनी जो कि $500 ट्रिलियन की कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन फिर भी आधे की पीईजी पे कामकाज कर रही हैं। और टीसीएस जैसी कंपनी जो कि इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है वो 4 के पीईजी पे है। कैसे देख रहे हो आप इसे? ग्रोथ तो हम पहले से देखते आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग ने ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। बट परसेप्शन ऑफ ग्रोथ जो हम बोलते हैं कि ग्रोथ एक है और परसेप्शन ऑफ ग्रोथ, तभी आपने जैसे एनवीडिया का उदाहरण लिया होता है इसके अंदर टुडे बिकॉज ऑफ द लार्जर अमाउंट ऑफ जीपीयू कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। तो ऑब्वियस है कि आई थिंक कंपनीज लाइक एनवीडिया वुड बी कमिंग टू द फोरफ्रंट along with that I think many other companies like Microsoft also because they are providing the data center related services including Amazon Web Services including Google Cloud। सो ये जो कंपनियां हैं उनका मेन कामकाज जो है वो डेटा प्रोसेसिंग करके ग्रोथ लाना है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द एंटायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी प्रक्रिया हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। सो एक परसेप्शन बना है कि दे विल हैव अ नॉन लीनियर ग्रोथ बिकॉज यहाँ से ये जो प्रक्रिया चालू हुई है उसके अंदर अगले 5 या 10 साल जब तक ये एक्टिविटी स्टेबिलाईज नहीं होती है कहाँ ग्रोथ आई थिंक नॉन लीनियर एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगा। Today, Nvidia is talking about growing at a rate of around 45 to 50%. So every 2 years, I think the size of the profit is suggested to be double. And as a result of which, यहाँ पे I think एक perception बना है कि I think the growth will be faster. So the premium will have to be paid to such kind of companies. TCS के अंदर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। TCS is possibly I think trying to change into the AI way of working, but शायद वो प्रक्रिया वो लोग बहुत देरी से समझ में आके कर रहे हैं काम, तो शायद उसके लिए समय लग जाएगा। मैं मानता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनी ने थोड़ा एक मिस कर दिया है, जो पूरे का पूरा जो फेज है वो पूरे का पूरा फेज मिस कर दिया। तो आई थिंक दे विल प्ले अ कैच अप गेम नाउ, दैट इज व्हाई दे आर राइट नाउ अवेलेबल एट दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। तो देवेंद्र सर, जो नंबर्स अब तक आए, क्योंकि पूरे Q2 अर्निंग्स पूरे हो चुके हैं, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के जो भी अर्निंग्स आए, क्या ये अर्निंग्स अभी के मिड कैप के वैल्यूएशन को, इंडेक्स के वैल्यूएशन को या निफ्टी के वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं? और क्या आप उनमें उस तरह की पीईजी यानी ग्रोथ पार्ट देख रहे हो कि हाँ ये ड्राइव कर सकते हैं, या अभी केपेक्स पार्ट पर हैं, अभी शायद 1-2 क्वार्टर और लगेगा फिर इंप्रूवमेंट आएगा?
मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मिड कैप कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां जो है जिसको एक ज्यादा वैल्यूएशन मिला था पास्ट के अंदर, वो वैल्यूएशन काफी हद तक लिक्विडिटी के कारण से मिला था. Those companies would have a smaller liquidity into the market, and that is where I think higher liquidity when it started chasing those companies, तो उनके valuation disproportionately higher record हुए हैं. Now these valuations cannot sustain, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% का है और आपकी इकोनॉमी 10% के माध्यम से बढ़ रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग करीबन 15-17% के ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, तो आप 50-60-100 की जो पी दे रहे हो स्मॉल एंड मिड कंपनी को, वो फ्रोथ है. क्योंकि आपका जो इकोनॉमी का ग्रोथ है उससे ये कंपनी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है. सपोज स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आर ग्रोइंग एट 25-30% रेट ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 10%, विच इज 3 times. बट उसका उसके सामने 60-100 का पी देते हो तो एक चैलेंज आने वाला है. नाउ ये पी के अंदर अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आना शुरू हुआ है, एक मॉडरेशन होना शुरू हुआ है. क्योंकि रीजन ये है कि अभी जो नई कंपनियां मार्केट में से फंड जुटा रही है आईपीओ के माध्यम से, उनको नए पैसे चाहिए. तो द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो चीज के अंदर आपके पास है, फॉर एग्जांपल दिस मॉर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ वाज पेटीएम, के पेटीएम में से सम ऑफ द मार्की इन्वेस्टर्स हैव लेफ्ट and they are now putting money into, say for example, new listed companies like Grow or Physical or something like that. Not that I think this example is valid for them, but just for sake of understanding कि भाई इसमें से निकाल के अपने पैसा दूसरी जगह पे किया, तो आई थिंक ऑब्वियस है कि आपका जो पीटीएम का जो फ्लोट था पीई का, वो भी घटना शुरू हो जाएगा. दे विल कम टू अ नॉर्मल रैशनलाइज्ड लेवल, एंड उसकी तरफ आई थिंक दूसरी कोई जगह पे फ्लोट बढ़ रहा है. तो इन्वेस्टर को संभाल के ऑपरेट करना है इस चीज के अंदर. मैं मानता हूं कि ग्रोथ अच्छा है सम ऑफ द कंज्यूमर टेक कंपनीज के लिए या न्यू आईपीओस कंपनी आ रही है उसके लिए, बट आप डिस्प्रोपोर्शनली ज्यादा प्रीमियम दोगे तो आपके बहुत लंबा समय तक आपको आपका प्राइस रिकवरी करने का वेटिंग पीरियड लग जाएगा, ऐसा हम समझते हैं. तो देवेंद्र सर, आपने आईपीओ का जिक्र किया और ये समय का बज़ वर्ड है, इस पे बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि एक तरफ वैल्यूएशन में 270 का वैल्यूएशन, 260 का वैल्यूएशन भी बाजार पकड़ना शुरू हो गया है ग्रोथ के सामने. लेकिन क्या हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आप पहले इतना महंगा कर दो कि सस्ता होते होते भी वो बहुत महंगा साइड पे रहे? क्या ऐसी सिचुएशन दिख रही है एक तरफ, या ये सिर्फ लिक्विडिटी चेज कर रही है पैसे को? कुछ तो फंड मैनेजर भी रीड कर ही रहा होगा ना, जो इतनी बड़ी एंकर बुक में डाल रहा है पैसा. सो क्या ऐसा हो रहा है ये आईपीओ मार्केट के अंदर? सही बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसका मैं दूसरी तरफ से जवाब देता हूँ. एवरी फंड मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि वैल्यूएशन महंगे हैं, मगर अभी उसने उसके फंड के अंदर हर महीने करीबन 29,000-30,000 करोड़ का सपोज इंडस्ट्री में एसआईपी आता है. सिमिलरली आई थिंक द ग्रोथ रेट फॉर न्यू बिजनेस प्रीमियम इन द इंश्योरेंस कंपनी आता है, पेंशन फंड के अंदर नए फंड्स आते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी. तो चैलेंज ये रहेगा कि आपको कोई ना कोई हिसाब से प्रीमियम देके आपको माल लेना पड़ेगा. अगर ये फंड्स ने आईपीओ के समय के अंदर एंकर इन्वेस्टर बुक के अंदर ये अपने इन्वेस्टमेंट कॉर्नर कर लिया है, तो पोस्ट लिस्टिंग वो अपना इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नया फंड के अंदर इनफ्लो आ रहा है, वो फंड डिस्पाइट ऑफ एक्सपेंसिव प्रपोजिशन दे विल पुट दैट मनी बिहाइंड दैट कंपनी सो दैट वो मार्केट में उसका भाव नहीं घटे. अगर उसका भाव नहीं घटता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उसका एनएवी प्रोटेक्ट हो जाता है. तो ये गेम लिक्विडिटी की हो चुकी है. ठीक है. और मैं काफी हद तक मैं मानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को भी थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बिकॉज टुडे द फंड मैनेजर्स हैव लिमिटेशंस. वो अपने फंड्स को लिक्विड नहीं रख सकता है. रेगुलेटर मांगता है कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को 5% से ज्यादा लिक्विडिटी नहीं रखनी है, एट द मोस्ट आई थिंक 10%. And as a result of which, when they receive large size funds through SIP, जो आने वाला ही है, because I think disposable income is increasing. आज की तारीख में टैक्स के माध्यम से भी देखें तो जो 12 लाख रुपए तक की इनकम आपके पास टैक्स फ्री है, जैसे फैमिली ऑफ 4 के अंदर आपको 50 लाख रुपए की इनकम आपको टैक्स फ्री मिल रही है, तो फंड इन्वेस्टमेंट में आना ही है, स्वाभाविक है. अगर ये म्यूचुअल फंड के अंदर इनफ्लो आता है पैसे का, और अगर फंड मैनेजर को कंपल्शन है कि इन्वेस्ट करना है, तो फिर ये चेस बनेगी, एक गलत वैल्यूएशन बनेगा. And that is where I believe that somewhere regulatory aspects will have to play a role in correcting this situation. ऐसा मेरा मानना है. नहीं तो देवेंद्र सर, जो आईपीओ आ रहे हैं अभी नए, ये आईपीओ एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग के ऊपर आ रहे हैं एक, लेकिन बाजार इसको पूरी तरह चेज कर रहा है और चेज करके वो महंगे को और महंगा या बहुत महंगा कर दे रहा है. लेकिन सामने कुछ कंपनियां हैं जो रीजनेबल ग्रोथ पर हैं या लो ग्रोथ पर हैं और अच्छी वैल्यू पर हैं, बाजार उनको छूने को तैयार नहीं है. सो इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे?
नहीं, बिल्कुल सही बात है सुमित, बट आप एक चीज देखिए। सपोज आज मैं एक म्यूचुअल फंड की स्कीम रन कर रहा हूँ। उसके अंदर मेरे पास पोर्टफोलियो के अंदर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये सब कंपनी के अंदर मेरा एक्सपोजर अभी ऑलरेडी 10% हो चुका है। अभी मैं उससे ज्यादा एक्सपोजर ये कंपनी में नहीं ले सकता हूँ। फिर भी मेरे पास इनफ्लो ऑफ फंड तो इतने स्ट्रांग आ रहे हैं कि मेरे को कोई ना कोई हिसाब से ये एक्सपोजर लेना ही है। नाउ विद दैट एक्सपोजर आई कैन बाय बैलेंस मनी के साथ में। मैं यहाँ पे मेरा एक्सपोजर शायद मैं बढ़ा दूं वो कंपनी के अंदर, बट आई कैन नॉट बी क्रिएटिंग अ डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई एक्सपोजर इन दोस कंपनीज बिकॉज ऑफ द रिस्क पैरामीटर। वहां पे मुझे एक रिस्क का माध्यम से भी, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट कमेटी के माध्यम से भी उसको चीज को संभालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही करूंगा जो आज मैं कर रहा हूँ। जो जो नई कंपनी आ रही है उसके वैल्यूएशन महंगे हैं, फिर भी उसकी जगह मेरे फंड में लाने की है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टेबल मनी। तो मैं वो कंपनी को महंगे दाम में ले रहा हूँ, और महंगे दाम पे लेके मैं वो कंपनी को हर महंगे दाम के अंदर सपोर्ट दे रहा हूँ सो दैट मेरी एनएवी टिकी रहे। नाउ दिस, ये प्रक्रिया जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस। ये रेगुलेशंस को एग्जामिन करने बहुत जरूरी बनते हैं बिकॉज व्हेन द लिक्विडिटी चेजेस द वैल्यूएशन, ये बहुत डेंजरस प्रोपोजिशन हो सकता है। आई थिंक अल्टीमेटली इट विल बी क्रिएटेड अ बलून गेटिंग क्रिएटेड इन द सिस्टम। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं शायद ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक म्यूचुअल फंड ऐसे व्हीकल, उसको थोड़े अलग रेगुलेशन से देखना जरूरी बनता है so that I think they can also protect their portfolio of investors, not only I think buying selling करके, but I think through protection mechanism के साथ में वो करना जरूरी बनता है। But I think that is the regulatory role will be a more important in तो this situation. देवेंद्र सर एक बात बताओ, ये सिचुएशन में हु विल ब्लिंक फर्स्ट? क्योंकि रिटेल निवेशक इसको देख के पीछे पीछे भाग रहे हैं। कई हाल में एग्जाम्पल हैं जो 7-8 दिन में 8-8 दिन में 100% रिटर्न देके जा रहे हैं, और रिटेलर वो फोमो के अंदर जाके उसमें कूद पड़ते हैं कि इसको लेना ही लेना है, छूट ना जाए हमसे। और उस समय पर इसके टारगेट आते हैं कि ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा यहाँ से। लेकिन जब वो पलट जाता है तो 5 टाइम 4 टाइम की स्टोरी गायब हो जाती है। सो ये जो हु विल ब्लिंक फर्स्ट वाली सिचुएशन है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इसमें आ गए हो, डायरेक्टली भी इसी में आ गए हो, तो खरीदेगा कौन या बेचेगा कौन माल एंड ऑफ द डे? ऊपर तो प्रमोटर माल बेच ही रहा है अपना। सो यहाँ क्या सिचुएशन मैनेज की जाए? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और एक थोड़ी द्विधा भी है इसके अंदर। एक तरफ हम हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मार्केट करके सेविंग फंड्स म्यूचुअल फंड में ला रहे हैं, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट दूसरी तरफ रियलिटी ये भी है कि एक तरफ डायरेक्ट इन्वेस्टर भी मार्केट में आ रहा है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है अलॉन्ग विद म्यूचुअल फंड। जितना मार्केटिंग म्यूचुअल फंड का होता है उतना मार्केटिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नहीं हो रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इन्वेस्टर को डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मार्केटिंग नहीं होता है, वो फोमो इफेक्ट के साथ में मार्केट में ट्रेड करता है और अल्टीमेटली उसके जो पेरिल्स है वो भुगतता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि समय ऐसा बना है कि अभी आपको कैश मार्केट का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टर के पास पहुंचना पड़ेगा विथ प्रॉपर एडवाइस, और उसके साथ में उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा। सो अगेन आई थिंक इट इज अ फ्रेमवर्क विच रेगुलेटर कैन ओनली ब्लेस। वी एज इंटरमीडियरी आर डूइंग आवर जॉब ऑफ रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर। उनको हम एडवाइजरी की बेस के ऊपर पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करके ये सब हम काम करते हैं, बट इसकी एक फॉर्मेट जो नहीं बननी चाहिए वो फॉर्मेट नहीं बन रही है। सो एक सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे रेगुलेशन के अंदर कोई भी कंपनी की कोई भी साइज हो वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मिड साइज एंड स्मॉल साइज एंड माइक्रो कैप साइज की जो कंपनियां हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी का प्रभाव होने के कारण मार्केट में स्विंग ज्यादा आते हैं ऊपर और नीचे की तरफ से, वो कंपनियों में एक अलग से दूसरे सेगमेंट में ट्रीट करना जरूरी बनता है। और वो ट्रीटमेंट के अंदर आई थिंक मार्केट मेकिंग जैसे कंसेप्ट लाने जरूरी बनते हैं सो दैट आई थिंक मार्केट के अंदर जो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रीमियम है वो निकल जा रहा है। आज आप निफ्टी 50 के अंदर देखो या जो डेरिवेटिव्स वाली कंपनी है उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट प्रीमियम क्यों नहीं है? बिकॉज मोमेंट आई थिंक दे बिकम डिस्प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंसिव, तो वहां पे से कोई हेज करता है, कोई शॉर्ट करता है और प्राइस नेशनलाइज हो जाता है, जो संभावना मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनी में नहीं है। तो उसको ये लाना है तो आपको यहाँ पे एक बार तरफ आपको जो मैकेनिज्म लानी पड़ेगी कि जिसके अंदर मार्केट मेकिंग जैसी प्रक्रिया ला सके, तो शायद ये वैल्यूएशन अपना कंट्रोल में आवे। ओके, एक और चीज़ देवेंद्र सर, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है इसमें लगातार अर्निंग सीजन ख़त्म होता नहीं है कि प्रमोटर की ब्लॉक डील शुरू हो जाती हैं। उसमें बाय की
आती होंगी 40% या 30%, 70% आती हैं सेल साइड की। सो प्रमोटर भी बेच रहा है, एफआई भी बेच रहा है, हर आदमी को कुशन देने के लिए म्यूचुअल फंड और रिटेल निवेशक ही खड़ा है। क्या यही सिचुएशन दिख रही है मोर और लेस? सपोज 29-30 हजार करोड़ का एसआईपी है, by the end of this financial year, my own reading is that I think we would be having 32 to 33,000 crore worth of SIP. तो ऑब्वियस है कि कैश फ्लो तो रिटेल इन्वेस्टर ही जनरेट कर रहे हैं और वही नया पैसा सिस्टम में ला रहा है, और सेबी भी वही चाहती है, गवर्नमेंट भी वही चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर के माध्यम से इकोनॉमी के अंदर नए इक्विटी के लिए फंड्स आवे। कोई प्रक्रिया में गलत चीज नहीं है, बट द फैक्ट आपने जो बताया वो फैक्ट है कि ये समय के अंदर आपके पास इन्फ्लो ज्यादा आएगा, तो शायद आई थिंक आपको ये प्रक्रिया है उसके अंदर से आपको निकलना पड़ेगा। तो I think that I think some of the large companies which have a significantly large amount of potential, वो कंपनियों को आपको सिस्टमेटिकली मार्केट करना जरूरी बनता है। यहाँ पे ऐसा बन रहा है कि हर क्वार्टरली सीजन के अंदर अर्निंग कॉल के साथ में जो जो चीज बोलना है वो प्रमोटर आकर मैनेजमेंट आकर बोल देती है, बट वो कंपनी की जो ट्रू वर्थ है वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है। उसके लिए भी एक अलग से प्रक्रिया सेट करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज दिस इज बिकमिंग टू मोनोटोनस, टू रूटीन काइंड ऑफ एन एक्टिविटी wherein every quarterly promoters come with a result, earning call takes place। उसके बाद में जैसे आपने बताया कि शायद कोई लोग अपने पोर्टफोलियो में से प्रमोटर अपने पोर्टफोलियो को मोनेटाइज कर लेते हैं, क्यों ना करें। अगर आप 60, 70, 80, 100 के पी दो कंपनी को और वो अर्निंग सस्टेनेबल नहीं है, तो डेफिनेटली अपने स्टेक को मोनेटाइज करेगा एक एट गिवन सिचुएशन। मेरे ख्याल से आई थिंक ये प्रक्रिया को पहले करेक्ट करना बहुत जरूरी बनता है, उसका एक रोड मैप सेट करना जरूरी बनता है। जैसे मैंने बताया कि मिड स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनी को मार्केट मेकिंग के माध्यम से उसका पी रैशनलाइज कर सकते हो, तो ये सब चीज के ऊपर आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा फ्रॉम द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। मेरे ख्याल से रेगुलेशन थोड़े पीछे जा रहे हैं, उसको थोड़ा आगे रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन दिस साइड ऑफ एक्टिविटी। तो देवेंद्र सर, ये सिचुएशन में सबसे टफ कॉल होता है कि क्या स्टॉक पिक करें या सेक्टर पिक करें। चलो स्टॉक तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन सेक्टर पिक करें। आप किसी भी सेक्टर को देखो, डिफेंस, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, इवन ये ड्रोन, एआई, ये सारी थीम आती हैं, वन डे वंडर बनती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। एंड में कंजम्पशन ही बचता है ले दे के, जो हर बार हमेशा साथ देता आया है। सो कैसे पिक करें, क्योंकि जो आप पिक करते हो उसमें स्टोरी तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। सो क्या पिक करें, क्या दूर रहें, कैसे करें सब? चैलेंज है सुमित, आई थिंक ले इन्वेस्टर के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। उनको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ में जाना जरूरी बनता है, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास भी एक स्किल होनी जरूरी बनती है। जैसे हम बात करें हमारी, तो हम डीप वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखते हैं। दैट मीन्स टुडे द कंपनी मे हैव एक्स प्रोपोजिशन, उसके अंदर से वो कितना बड़ा स्केल कर सकती है, तो हम लोग वो हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली फॉर एग्जाम्पल एंड नॉट रिकमेंडेशन, सो दिस इज अ डिस्क्लेमर। रिलायंस जैसी कंपनी जो 2016 के अंदर, उसके अंदर जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू वर्चुअली नेक्स्ट टू नील थी, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस मॉडल नहीं था। हमने वो समय के अंदर ये कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर रही है, स्पेक्ट्रम कैसे बाय कर रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐड कर रही है, कैसे ये कंपनी को आगे ले जा रहे हैं, वो हमने जब ये वो चीज को हमने देखा, तो हमने वो टाइम के अंदर हमने ये चीज के ऊपर हमने सोचना शुरू किया कि ये कंपनी के अंदर एक डीप वैल्यू बन रही है। तो ये डीप वैल्यू क्या बनती है, तो कि जियो प्लेटफॉर्म में अगले 10 साल के अंदर इट कुड बी आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म व्हिच कुड पॉसिबली हैपन। तो हमने ये चीज सोची। अगर ये हमारी जो सोच थी वो आज वैलिडेट हो रही है। 8 साल 9 साल के अंदर आई थिंक द स्टॉक, द जियो प्लेटफॉर्म इज नाउ बिकमिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ समवेयर अराउंड 10 लाख करोड़ ऑन लिस्टिंग नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप 8 साल में 10 लाख करोड़ की वैल्यू प्रोपोजिशन बनते देखते हो, तो उसको वैल्यू आपको इन्वेस्ट तभी करना है। एंड ये अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर के पास बहुत कम है, उसके पास पेशेंस भी बहुत कम है, और वो इंस्टेंट रिवॉर्ड देना चाहता है, तो वो मुश्किल में आके ऊंचे दाम में कोई शेयर खरीद लेता है। हम मानते हैं कि जो डीप वैल्यू प्रोपोजिशन है, ये मार्केट के अंदर बहुत भरपूर मिल रही है। उसके ऊपर आपको सुरक्षित तरीके से ध्यान रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो देवेंद्र सर, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, और जब से मैं आपको जानता हूं, आपसे अच्छा शायद ही रिलायंस को कोई जानता हो। मेरे को ये तो पता है, तो इसलिए उसको तो छोड़ ही दीजिए। वो मैं जब से देख रहा हूँ कितना कुछ हो गया रिलायंस में, मतलब 20 साल में रिलायंस ने क्या क्या देख डाला, और मैं आपको तब से देख रहा हूँ कि आप रिलायंस के साथ हो। सो वो तो अपनी जगह है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसी चीज़ को जोड़ते हुए मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि
एक आपका मतलब आपने डिकेड्स देखे हैं मार्केट में, और डिकेड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है लोगों की, या वो बहुत छोटी होती चली जा रही है। बहुत लोग थे जो बीज डालते हैं, पेड़ बड़ा होना देखते हैं, फल खाते हैं और सालों तक खाते रहते हैं। लेकिन आज की ज़माने और जनरेशन वो रील वाली आ चुकी है। 1 मिनट, किताब नहीं पढ़नी लेकिन रील पढ़नी है। सो 1 मिनट में डिसीजन होता है और 2 मिनट में उसका फैसला होकर खत्म, 3 मिनट में आउटकम खत्म हो जाता है उसका पूरा। सो ये डिसीजन मेकिंग जो साइकिल छोटी हो रही है, ये कितना क्राइसिस ला रही है? शायद वॉलेटिलिटी इसलिए बढ़ रही है मार्केट में, तो एक क्राइसिस कितना देख रहे हो आप मार्केट के लिए? आई थिंक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब भी आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन नहीं होता है, तभी आप नुकसान ज्यादा करते हो। और आई थिंक दैट इज व्हाट इज द सिचुएशन व्हिच वी आर सीइंग टुडे। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स आर चेजिंग, दे आर इन द हर्ड हर्ड मेंटालिटी के साथ में वो लोग मार्केट में ऑपरेट करते हैं, फोमो इफेक्ट के साथ में मार्केट में ऑपरेट करते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या सॉल्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से उनके डिसीजन गलत जा रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ एक एजुकेशन प्रोसेस भी चालू होना चाहिए, जिसके अंदर इन्वेस्टर को एक गाइडेंस मिलती जाए। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये सब चीज बात नहीं कर सकते, बिकॉज आई थिंक पीपल ट्रीट एज अ फ्री एडवाइस एंड दे कैन ऑपरेट समवेयर। बट उसका कोई भी सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी यूनिक प्रोपोजिशन। हमारे वहाँ काफी हद तक इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको डायरेक्शन मिलना जरूरी बनता है, गाइडेंस मिलना जरूरी बनता है। मैं शायद ऐसा मिले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दे विल हैव अ रिलेटिवली बेटर टाइम गोइंग फॉरवर्ड। देवेंद्र सर, समय का अभाव है, वरना आपसे हम और बात करते हैं। हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे बात करके। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और सब तरह की बातचीत हमसे खुले मन से रखने के लिए। आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और मुंबई आता तो ज़रूर आपसे वैसे ही मुलाकात की जाएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। Thank you, Sumit. I think please do come, and thank you for having me in your show. थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।